T20 विश्व कप के अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबले की बात करेंगे, जिसमें सुपर ओवर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच एक नहीं बल्कि दो बार सुपर ओवर हुआ है। यानी रोमांच से भरपूर मैच जिसमें दोनों टीम्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, पहले लास्ट ओवर का रोमांच, फिर पहला सुपर ओवर टाई, उसके बाद दूसरा सुपर ओवर, तब जाकर कहीं अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान के बीच हुए मैच का रिजल्ट सामने आया। आज अफगानिस्तान के लिए करो या मरो के हालात थे। साख के मुताबिक अफगानिस्तान ने इस मैच में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी। पहले 187 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर खत्म किया। दोनों टीमों के बीच में मुकाबला इतनी जोरदार टक्कर का था कि पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ, फिर दूसरा सुपर ओवर खेला गया और दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 4 रन से बाजी अपने नाम की। तो चलिए मैच का पूरा अपडेट सीधा खुशी से लेते हैं। खुशी जी, आज जिस वक्त वो बैक टू बैक सुपर ओवर्स मिल रहे थे ना, मैं सच बता रही हूँ कि हमारे पूरे ऑफिस में न्यूज रूम की अगर हम बात करें ना, सब काम छोड़ के बैठे थे। सबकी जबान पर एक ही सवाल था कि भाई जब इस तरह का मैच चल रहा हो तो प्लीज हमें खबर लिखने से थोड़ा सा ब्रेक दे दो। सब लोग टीवी स्क्रीन पर थे, सबकी धड़कन एकदम बढ़ी हुई थी। बिल्कुल, आप देखिए ये T20 वर्ल्ड कप अलग है, जहां पर हम कह रहे हैं ना छोटी टीमें, अगर वहां पर अफगानिस्तान को खैर छोटी टीम नहीं कहा जा सकता, लेकिन फैंस के लिहाज से मैं बता रही हूँ टक्कर जो है ना इस T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त है। जहां पर आप देखिए अफगानिस्तान आज सामने थी और फैंस को एक ही सुपर ओवर में मजा आ जाता है, लेकिन आज हुए दो सुपर ओवर और लग रहा था किसी तरह अफगानिस्तान वहां जीत जाए। आप जानते हैं अफगानिस्तान बीते वक्त में किस तरह से आगे बढ़ी है, जहां पर एक वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को मात दी थी, फिर दूसरे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी और आज साउथ अफ्रीका को हराने से बस एक ही कदम दूर था, लेकिन वो 2 सुपर ओवर हुए और जहां पर साउथ अफ्रीका बहुत कहेंगे मुश्किलों से जीत गई। चलिए खुशी, आप रहिए हमारे साथ। खुशी लगातार हमारे साथ बनी रहेंगी और इस T20 वर्ल्ड कप का रोमांच लगातार आपको दिखाएंगे। अब देखिए बात निकली है तो आगे बढ़ेगी, बढ़ाते हैं आगे, यानी कि T20 विश्व कप की ही बात हो रही है तो जरा पॉइंट्स टेबल पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए की अगर हम बात करें, जिसमें फिलहाल पाकिस्तान नंबर 1 पर है जबकि भारत नंबर 2 पर है। हालांकि पाकिस्तान में अब तक 2 मैच खेले हैं, भारत ने फिलहाल सिर्फ एक ही मैच खेला है। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। फिलहाल जिम्बाब्वे और श्रीलंका पहले और दूसरे नंबर पर है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच मैच अभी फिलहाल चल रहा है। ग्रुप सी की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज टॉप पर है, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है। शाम 7 बजे दोनों टीमों के बीच मैच खेला जाना है। और ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीतकर 4-4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। तो फिलहाल हालांकि T20 की शुरुआत ही हुई है, लेकिन खुशी यहाँ पे जरा ये बताइए कि हम अभी जो देख पा रहे हैं, देखिए हम उम्मीद करते हैं ना कि जब भी बड़ा नाम होता है तो हमेशा हमें लगता है कि भाई बड़े बड़े देश हैं वो तो यूं ही छोटे देशों को उड़ा देंगे हवा में, लेकिन अभी तक जो हम देख पा रहे हैं भाई छोटे देशों ने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं है, हल्के में ना लें। देखिए उनमें से एक टीम का मैं नाम लेना चाहूंगी, नेपाल। आप जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला हुआ था, सिर्फ 4 रन से हारी है नेपाल। और मैंने नेपाल के जो क्रिकेट प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत की थी, तब उन्होंने यही कहा कि देखिए जिस तरीके से नेपाल हर वक्त हर घर में यही बात होती है कि क्रिकेट में कैसा अच्छा करा जाए। आपने देखा कनाडा हो गई, यूएसए हो गई, यूएई, ये तमाम टीम्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी जान लगाएं और मैच जीत सके। जी चलिए, सवाल तो लगातार हमारे चलते रहेंगे, खबर भी दिखाएंगे, लेकिन एक और चीज जिसका हम सबको इंतजार है बड़ी ही बेसब्री का, वो है 15 तारीख को होने वाला है। अरे क्या होने वाला है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये मैच नहीं होता ना, ये तो इमोशंस का खेल हो जाता है। चलिए हम उस मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और खबर है, जरा वो बताते हैं। बिल्कुल, देखिए बात इंडिया पाकिस्तान के मैच की भी होगी और नामीबिया के साथ जो मैच खेला जाना है उसकी भी बात होगी, लेकिन इस बीच खबर ये है कि संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू मैच खेल सकते हैं। देखिए माना जा रहा है कि नामीबिया के खिलाफ कल होने वाले मैच में संजू को मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए दरअसल टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट नहीं है, ऐसे में उनकी जगह संजू को मौका दिया जा रहा है। मैच से पहले टीम इंडिया नेट्स में जमकर वो पसीना भी बहा रही है। दिल्ली में दम दिखाने को टीम इंडिया तैयार है। अरुण जेटली स्टेडियम में कल ब्लू ब्रिगेड का नामीबिया से सामना होगा, लेकिन विरोधी कोई भी हो, टीम इंडिया हर कदम पर मजबूती से आगे बढ़ने को बेकरार है।
टूर्नामेंट के पहले मुकाबले से ही टीम इंडिया फिटनेस की फांस से जूझ रही है। ओपनिंग मुकाबले में यूएसए के खिलाफ जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं थे, तो अब अभिषेक शर्मा पेट की बीमारी से परेशान है। जाहिर है कि अभिषेक शर्मा मैच विनर हैं और हर कोई वर्ल्ड T20 के नंबर 1 बल्लेबाज को एक्शन में देखना चाहता है। लेकिन नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में संजू सैमसन, ईशान किशन के साथ अरुण जेटली स्टेडियम में रंग जमाते नजर आ सकते हैं। कल टीम इंडिया की नेट प्रैक्टिस के दौरान ये तस्वीर साफ हो गई। कल फ्लडलाइट में हुए नेट सेशन में संजू सैमसन ईशान किशन के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। फॉर्म की वजह से संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर थे, लेकिन नामीबिया के खिलाफ उनका खेलना लगभग तय है। संजू सैमसन T20 फॉर्मेट में बेहतरीन ओपनर साबित हुए हैं। उनके अब तक के अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर गौर करें तो उन्होंने 57 मैचों में 23.95 की औसत से 147 के स्ट्राइक रेट पर 1078 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक भी शामिल है। लेकिन संजू का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा। इस साल जनवरी-फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में संजू 10, 6, 0, 24 और 6 रन ही बना पाए। कुल मिलाकर संजू सैमसन 5 मैचों की सीरीज में महज 44 रन ही बना पाए। इसी खराब फॉर्म की वजह से संजू सैमसन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा उनकी जगह ईशान किशन को तवज्जो दी गई। लेकिन अब एक और मौका उनके पास है। बेशक फैंस को अभिषेक शर्मा के फिट होने का इंतजार है, वहीं संजू सैमसन इस मौके को दोनों हाथों से लपकना चाहेंगे और नामीबिया के खिलाफ अपनी लय हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए देखिए, इंटरेस्टिंग चर्चा है। खुशी हमारे साथ है। खुशी दे दो थोड़ी सी। देखिए लेकिन कुछ नाराज है मेरे साथ बैठे हुए फैंस हैं अभिषेक शर्मा के, ठीक है। इनको जरा बता दीजिए कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच में जो कंफ्यूजन हमने देखी है और लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है इनको लेकर उनको जरा दूर कीजिए। देखिए, जो अगला मुकाबला यानी कि कल होने वाला है इंडिया वर्सेस नामीबिया, वहां पर अभिषेक शर्मा अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से संजू सैमसन आएंगे खेलने ईशान किशन के साथ। लेकिन किस्मत, मतलब मेहनत तो एक तरफ है ही, लेकिन किस्मत कितनी बड़ी चीज है। जहां पर आप देखिए हर्षित राणा, जिन्हें T20 वर्ल्ड कप खेलना था और फिर उनकी इंजरी हो गई, उसकी वजह से वहां पर सिराज आए और पहले मैच में बुमराह अनअवेलेबल थे तो सिराज को पहला मैच खेलने को मिल गया। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखें संजू सैमसन, जो कि इनिशियली अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, यानी कि बतौर ओपनर वो खेलने वाले थे, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और ईशान किशन, जो कि 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे, उनको मौके मिले, ऐसा जबरदस्त वो खेले कि वहां पर ओपनर ही बदल गया। लेकिन संजू की किस्मत की यही बात मैं कर रही हूं कि जी अब जो मुकाबला है संजू को वो एक पारी मिलेगी और वहां पर अगर वो रन्स लगा दे तो आप जानते हैं दम दिखाना होगा। दम दिखाना। कोई बात नहीं दीपिका, कोई बात नहीं। ऑल इज वेल। एंड ऑफ द डे वी आर विद इंडिया। चलिए, T20 विश्व कप की बात हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, धमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। तमाम टीम्स अपना पहला मैच भी खेल चुकी हैं, लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने मैच तो गंवाए हैं लेकिन दिल जीत लिया है भाई। बिल्कुल, दरअसल इस विश्व कप में ऐसी कई टीमें हैं जो नॉन प्लेइंग नेशंस से हैं, यानी कि क्रिकेट को लेकर उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दी है वो तारीफ के काबिल है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मुकाबले ने टूर्नामेंट की दिशा और धारणा दोनों बदल दी है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले माना जा रहा था कि ग्रुप स्टेज औपचारिक होंगे और बड़े देश आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन शुरुआती मुकाबले ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। नेपाल और इंग्लैंड का मुकाबला हो या भारत और अमेरिका का या फिर पाकिस्तान और नीदरलैंड का, इन मुकाबलों ने ये साफ कर दिया है कि इस T20 विश्व कप में कोई भी टीम पासा पलटने का मादा रखती है। नेपाल के खिलाफ इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए। जवाब में नेपाल ने आखिरी गेंद तक मुकाबला खींचा। जीत के लिए अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंद सैम करन के हाथ में थी और स्ट्राइक पर लोकेश वहां मौजूद थे। सैम करन की सटीक यॉर्कर पर लोकेश बड़ा शॉट नहीं खेल सके और इंग्लैंड ये मुकाबला 4 रन से जीतने में सफल रहा।
स्कोरबोर्ड पर भले ही इंग्लैंड जीत गया, लेकिन मैदान और क्रिकेट जगत में चर्चा नेपाल के प्रदर्शन की रही। भारत और यूएसए के मैच में भी यूएसए ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा, तो लगा कि भारत के धुरंधरों के आगे भला कहां अमेरिका की टीम टिक पाएगी। लेकिन अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों को यूएसए के गेंदबाजों ने सस्ते में निपटा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉपर होमवर्क करके आए हों। बाद के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर सके। सिर्फ कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला बोला और उन्होंने 84 रन बनाकर अकेले दम पर भारत का स्कोर सम्मानजनक हालत में पहुंचाया। भले यूएस की टीम 29 रन से मैच हार गई हो, लेकिन उन्होंने अपने खेल से दिल जीत लिया। पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच भी रोमांचक स्थिति में पहुंचा। एक बार लगा कि पाकिस्तान अब हार जाएगा और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि तब पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से मना कर दिया था। भारत को अकड़ दिखाने वाले पाकिस्तान के पहले ही मैच में जीत हासिल करने में पसीने छूट गए। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए और जीत के लिए पाकिस्तान को 148 रन का लक्ष्य दिया। एक वक्त पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 7 विकेट पर 119 रन बनाकर जूझ रही थी। उसे आखिरी 2 ओवर में 29 रन की दरकार थी। हालांकि 19वें ओवर ने पूरा मैच बदल दिया। इस ओवर में पाकिस्तान के फहीम अशरफ और शाहीन अफरीदी ने 24 रन बटोरे और पाकिस्तान 20वें ओवर में 3 गेंद रहते 5 रन बना लिए। पाकिस्तान की टीम जीत तो गई, लेकिन नीदरलैंड ने उनकी सांसें अटका दी थी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में 10 एसोसिएट टीमें हिस्सा ले रही हैं और नेपाल, अमेरिका और नीदरलैंड जैसी टीमों ने जिस तरह से बड़े देशों को चुनौती दी है, इससे ये धारणा बदलने लगी है कि क्रिकेट में अब कोई बड़ी और छोटी टीम नहीं होती। टूर्नामेंट की हर टीम ऐसी है जो किसी भी टीम के खिलाफ मैदान फतह कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए वाकई, और अब इसी पर चर्चा करने के लिए खुशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, क्योंकि लगातार जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे देश के या फिर बाहर के, सभी से ऑलमोस्ट खुशी जो है वो मिल भी चुके हैं। और खुशी, आप ये बताइए, जब इनसे मिल रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे देश जिनका नाम क्रिकेट की हिस्ट्री में भी कहीं पे दर्ज नहीं है, वो इतना बढ़िया खेल के जा रहे हैं, मतलब क्या आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, आई थिंक भूख जो है ना, हम कहते हैं इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये बड़ी टीम्स है जिनके लिए शायद हर मैच ना डू और डाई नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान हो गई, नेपाल हो गई, यूएसए हो गई, ये टीम्स ऐसी हैं जिनको हर मैच खेलना है और हर मैच जीतना है। जहां पर मैं बता रही थी आपको, हमारे सलाम क्रिकेट हुआ था जहां पर ऑफिस में मोहित शर्मा आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान के जो प्लेयर है राशिद खान, उनसे बात की थी। वो कहते हैं आपकी सोच क्या रहती है? उन्होंने कहा देखिए, हमारे घर में हर तरफ जो बात होती है ना, वो सिर्फ क्रिकेट पर होती है कि कैसे हम खेले, कैसे हम जीते। वहीं नेपाल के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी ये कहा कि टीम कोई मौका छोड़ती नहीं है, क्योंकि अभी तो ये शायद सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि मौके मिले इन लोगों के लिए। वर्ल्ड कप जैसा मौका देखिए ना कितना बड़ा है, और उसी लिहाज से जब ये प्लेयर्स यहाँ आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि अपनी छाप छोड़े, और उसी तरह हुआ भी। आपको याद अगर हो, इंग्लैंड और नेपाल का जो मैच था जहां पर सिर्फ 4 रन दूर थे नेपाल जीत से, वहीं पर नेपाल जो है चूक गई। वो एक्सपीरियंस की कमी रही, लेकिन नेपाल ने दिल जीता सबका। और इंग्लैंड, आप देखिए, उनके आखिरी ओवर में हाथ पैर फूल गए थे इतनी बड़ी टीम की, कैसे हम ये मैच निकाले, ये नेपाल कहीं हमसे जीत ना जाए। तो ये छोटी टीम्स जो दम दिखा रही हैं इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान और नीदरलैंड के साथ भी खुशी वैसा ही रहा। जी बिल्कुल। आप देखिए, पाकिस्तान जो अपना पहला मैच खेली थी, एक कैच की बात थी, शायद वहां पर वो फहीम अशरफ का कैच पकड़ लिया जाता, नीदरलैंड्स वो कैच पकड़ लेती तो शायद वो मैच उल्टा पड़ जाता। तो वही चीज, इनफैक्ट आपको याद होगा पिछला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम यूएसए से हारी थी। तो ये छोटी टीम्स लगातार T20 वर्ल्ड कप आ रही हैं और अच्छा कर रही हैं। मतलब इस बार आज की बात अगर मैं करूं तो भाई अफगानिस्तान ने सच में दिल जीत लिया है। थैंक यू सो मच खुशी, लगातार आते रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा हमें। जी, तो चलिए अब बात करते हैं यंग टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा की, जिनकी तूफानी बैटिंग का हर कोई मुरीद है। अभिषेक जिस तेजी से रन बनाते हैं, उतनी ही तेज कारों का शौक भी वो रखते हैं। बिल्कुल, और इन दिनों सोशल मीडिया में उनकी एक कार के साथ फोटो जमकर वायरल है। कार फरारी पुरोसांगवे है, जिसकी कीमत और स्पीड सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे, आप सभी हैरान रह जाएंगे। देखिए, अभिषेक ने ये कार कुछ महीने पहले ही खरीदी थी। ये कार कौन सी है और क्या है इसकी खासियत, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जब अभिषेक शर्मा क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की रफ्तार भी कम पड़ जाती है। पावर प्ले में बड़े बड़े छक्के और ताबड़तोड़ चौके, यही उनकी पहचान बन चुकी है। लेकिन अभिषेक की ये रफ्तार सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, मैदान के बाहर भी उन्हें तेज रफ्तार का उतना ही शौक है। यही वजह है कि उनके कार कलेक्शन में शामिल है फरारी की सुपर लग्जरी कार पुरोसांगवे।
एक ऐसी सुपरकार जो स्पीड, लग्जरी और पावर की मिसाल है। हालांकि इस कार को अभिषेक ने पिछले साल अक्टूबर में खरीदा था, लेकिन इन दिनों इस सुपरकार के साथ उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। जिस तरह अभिषेक शर्मा मैदान पर पलक झपकते ही मैच का रुख बदल देते हैं, उसी तरह उनकी मनपसंद कार भी पलक झपकते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार छू लेती है। फरारी की पुरोसांगुए सुपर कार में V12 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो 725 हॉर्स पावर और 716 टॉर्क जनरेट करता है। ये कार सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। गाड़ी में कोच डोर दिए गए हैं जो पीछे की तरफ खुलते हैं, जिससे इसे एक मॉडर्न टच मिलता है। फरारी ने अपनी इस कार में एरो ब्रिज और सस्पेंडेड रियर स्पॉइलर भी दिया है, जिससे हवा का दबाव संतुलित रहता है। कार की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। इस सुपर कार का इंटीरियर किसी 5 स्टार लाउंज जैसा फील देता है। फ्रंट सीट्स में मसाज फंक्शन और 10 एयरबैग्स दिए गए हैं जो इसे कंफर्ट और सेफ्टी दोनों देते हैं। अभिषेक शर्मा नई पीढ़ी के उन खिलाड़ियों में शुमार हैं जो परफॉर्मेंस और पैशन दोनों में आगे हैं। जैसे फरारी की सुपर लग्जरी कार पुरोसांगुए है, स्टाइल स्टेटमेंट और सुपर स्पीड जिसकी पहचान है, ठीक उसी तरह जैसे अभिषेक शर्मा जिनकी स्टाइलिश और तेज रफ्तार बैटिंग का दीवाना हर कोई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे क्रिकेटर्स और कारों का नाता पुराना नहीं है, कोई नया नहीं। आमतौर पर अगर हम देखें तो क्रिकेटर्स में कारों का क्रेज देखा गया है हमेशा, चाहे अभिषेक शर्मा हो या फिर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनके कार कलेक्शन की चर्चा तो हर जगह होती ही है। बिल्कुल, आपको बता दें हालांकि इस फेहरिस्त में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और धोनी जैसे नाम तो पहले से ही है, साथ में हार्दिक, श्रेयस, केएल राहुल से लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। देखिए। भारतीय क्रिकेटर्स का लग्जरी और स्पीड कार्स के प्रति क्रेज जग जाहिर है। खिलाड़ियों के गैरेज में एक से बढ़कर एक महंगी कारें हैं। इन्हीं में से एक नाम है MS धोनी का। इनके पास लग्जरी कार और बाइक्स का बड़ा कलेक्शन है, जिसमें विंटेज कार से लेकर सुपर कार तक शामिल है। धोनी के काफिले में फरारी 599 GTO, हैमर H2, मर्सिडीज, जैगुआर F टाइप और रेंज रोवर जैसी कार हैं। अपनी फिटनेस और फॉर्म से सुर्खियों में रहने वाले विराट कोहली को भी लग्जरी गाड़ियों का शौक है। कोहली ऑडी R8 V10 प्लस और बेंटले कॉन्टिनेंटल GT कार के मालिक हैं। उनके पास पोर्शे 911 टर्बो S और रेंज रोवर वोग भी है। रोहित शर्मा का लग्जरी गाड़ियों से इश्क किसी से छिपा नहीं है। उनके पास महंगी लैम्बोर्गिनी उरुस कार है, साथ ही BMW का अच्छा खासा कलेक्शन है। इसके अलावा वो टेस्ला मॉडल Y इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV के मालिक हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास कई लग्जरी कारें हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम एक है। इस कार की कीमत करीब 9.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा करीब 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी हुराकान EVO भी है। लग्जरी कार्स के शौकीनों में रविंद्र जडेजा का नाम भी शामिल है। जडेजा के पास करीब 6 करोड़ की रोल्स रॉयस रेथ कार है। हर दौर में क्रिकेटर्स के पास महंगी और सुपर कार रही हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल रहा है। लग्जरी कार और बाइक चलाते वक्त धड़कनें तेज हो जाती हैं और चलाने वाले को हर मोड़ पर लगता है कि ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ तो T20 विश्व कप चल रहा है, तो दूसरी तरफ मुंबई में भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग यानी BIPL का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए टीमों का ऑक्शन भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, BIPL में मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन और निरहुआ 11 जैसी टीमें शामिल हैं। ये टूर्नामेंट पटना में खेला जाएगा, जो 17 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे ने निरहुआ 11 के कैप्टन दिनेश लाल यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए। इस समय हमारे साथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया हैं मौजूद, और आपकी भी एक टीम है, तो क्या नाम है टीम का, थोड़ा बताएं। मेरी टीम का नाम है निरहुआ 11, और जैसा कि सभी कैप्टन के नाम पे टीम है, एक टीम है मनोज तिवारी 11, एक टीम है रवि किशन 11 और एक टीम है प्रवेश लाल 11।
अच्छा, तो इस बार मैं सुन रहा हूँ कि भाई आपने अभी कुछ देर पहले मंच पे मनोज तिवारी सर के साथ में स्टेज शेयर किया है और आपने अपनी टीम का भी ताकत के बारे में बताया, साथ ही साथ आपके भाई भी किसी टीम के एक कैप्टन है, लेकिन यहाँ भाईचारा नहीं चलने वाला। यही तो मैं कहता हूँ कि ये जो BIPL है एक ऐसा मंच है जहाँ एक ही परिवार के लोग 4 टीम में बटे हुए हैं। तो जब खेल के मैदान में हम उतरते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन होता है, तो एज अ टीम हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि आप अगर सामने वाली टीम में हो तो सबसे पहले हम आपको आउट करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो यही चीज़ हर जगह लागू होती है। मनोज तिवारी भैया ने सीधे सीधे कहा है कि मेरा कंपटीशन रवि किशन से है। हाँ, आप क्या कहेंगे इस प्यारी से दुश्मनी के बारे में? बिल्कुल, क्योंकि पहला ही मैच मनोज भैया का और रवि किशन भैया का है, पहला ही मैच जी। और सेकंड मैच जो है मेरे टीम में और प्रवेश के टीम में है जी। तो मुकाबला तो बहुत धुआंधार होगा, बहुत जानदार होगा। और पटना में हो रहा है तो आप समझ ही सकते हैं। कोच हैं, उन लोगों ने पहले सबकी जांच कर ली है कि भाई कौन कैमरामैन है, कौन फाइट मास्टर है, कौन डांस मास्टर है, कौन एडिटर है, कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है, वो सबकी जांच हो चुकी है। तो यहाँ जो भी लोग हैं वो सब इंडस्ट्री के लोग हैं और उन्हीं में से ये 4 टीमें बनेंगी। क्या लगता है विनर कौन होगा? देखिए, अभी तक तो मनोज भैया की टीम जीतती आई है, एक बार रवि भैया की भी टीम जीती है, अब बचे हम ही हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इस बार हमारी टीम जीते, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए कि हम लोग जीते इस बार। चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं हमारे तरफ से आपको सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो BIPL का आगाज हो चुका है और तमाम भोजपुरी जो कलाकार हैं, एक्टर हैं, वो इसमें सम्मिलित होंगे, खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन देखना जरूरी होगा कि आखिर किसकी टीम जीत हासिल कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुई एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला और मौका था उद्योगपति जतिन अंबानी की बेटी जूही और मार्को की शादी का। शादी के लिए इटली से मार्को अपने परिवार के साथ राजस्थान पहुंचे थे। 4 दिनों तक ये शादी समारोह चला, जिसमें सभी भारतीय परंपराओं को निभाया गया। मंत्र और संस्कृत के श्लोकों का अंग्रेजी में भावार्थ भी समझाया गया। शादी में देसी गीतों पर थिरकते विदेशी मेहमान। इन विदेशी मेहमानों ने अपने डांस स्टेप से महफिल को रंगीन और शादी को यादगार बना दिया। राजस्थान के झुंझुनू शहर में हुई इस शादी की अब खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ विदेशी दूल्हे ने हिंदू रीति रिवाज के साथ भारतीय दुल्हन से विवाह किया। इटली से शादी के लिए भारत आया दूल्हा शेरवानी और पगड़ी पहने नजर आया। 4 दिनों तक चले इस विवाह समारोह में 13 देशों के मेहमान आए। वृंदावन से पहुंचे ब्राह्मणों ने विवाह के मंत्र पढ़े। सबसे अलग पारंपरिक रिसेप्शन की बजाय यहाँ फूलों की होली खेली गई। इस भव्य विवाह समारोह में भारतीय परंपराओं की झलक ने विदेशी मेहमानों का दिल जीत लिया। झुंझुनू से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसी आर्ट की जो कुदरत की सबसे अनमोल नेमत है। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई के एक शिक्षक ने अपनी कला से एक लाजवाब कल्पना को जीवंत कर दिया है। त्र्यंबक आपा पोखरकर नाम के ये शिक्षक गेहूं और धान की बेकार डंडियों का इस्तेमाल कर अद्भुत कलाकृतियां तैयार करते हैं। देखिए, अपनी कल्पना के पंख खोलकर त्र्यंबक अप्पा पोखरकर धान और गेहूं की भूरी और सफेद डंडियों को एक निश्चित तापमान पर तवे पर सेंककर इन्हें अलग अलग शेड्स दे देते हैं और फिर ज़रूरत के हिसाब से सजाकर ऐसा कोलाज आर्ट तैयार करते हैं कि देखने वाले वाह वाह बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, जहां हवा और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। दरअसल DU के प्रोफेसर ने देश का पहला कार्बन गार्डन विकसित किया है, जो न सिर्फ प्रदूषण कम करेगा बल्कि शहरी इलाकों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ये गार्डन उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में बॉटनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अपनी कोशिश से भारत का पहला कार्बन गार्डन तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि ये गार्डन वायु प्रदूषण कम करने के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ पेड़ लगा देते हैं। हमने बोला कि पेड़ लगा दिए, पॉल्यूशन कम हो गया। हमने इसको कार्बन गार्डन क्यों बनाया, इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो जो आपका जैविक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसमें तो कार्बन स्टोरेज हो ही रहा है, लेकिन हर पेड़ का अलग अलग कार्बन का कैपेसिटी अलग अलग होता है। इसके साथ साथ जहरीला गैसेस को कैसे हम कम करेंगे, तो उसके लिए हमने अलग अलग ट्री का स्पेसीज सिलेक्ट किए हैं और हर टाइप का लाइफ फॉर्म है इसमें। करीब 4 साल की मेहनत से तैयार इस कार्बन गार्डन में ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इससे ये पूरे साल हवा को साफ करने का काम करते रहेंगे। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक कार्बन इकोसिस्टम मॉडल के साथ साथ शहर में मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क की तरह भी काम करे। करीब 2000 वर्ग फीट में फैले इस गार्डन में 45 प्रजातियों के पौधे हैं। इस गार्डन में पेड़ों की छाल पर रहने वाले सूक्ष्म जीव हवा में मौजूद जहरीली गैस को कम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कम करना है, ये एक ग्लोबल चैलेंज है। तो आप एक बड़े जगह में तो कर ही रहे हैं, बट दिल्ली का जो हालात है, एनसीआर का जो हालात है और जो बड़े बड़े शहर है, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए आपको छोटा छोटा एरिया में ये कार्बन गार्डन अगर आप प्रमोट करते हैं तो उसमें आपका केवल कार्बन का कमी नहीं होगा, बट उसका अलग अलग जो और जहरीला गैसेस है वो भी कम होगा और ये एक मिनी बायोडाइवर्सिटी पार्क है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। देश की राजधानी में भी वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे में अगर ऐसे छोटे कार्बन गार्डन स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों और रिहायशी इलाकों के पास विकसित किए जाएं, तो वायु प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको कश्मीर की वादियों में लिए चलते हैं, जो कि इन दिनों निखरी निखरी नजर आ रही है, लेकिन इसी बर्फबारी के बीच इंसानियत की मिसाल भी यहाँ देखने को मिल रही है। जी हाँ, कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी इलाके में जमी बर्फ की मोटी परतों और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना दरअसल यहाँ एक बार फिर मदद के लिए सामने आई। देखिए कैसे यहाँ सेना ने जरूरतमंद महिला को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया। कहीं बर्फ के फुहारे गिर रही हैं, तो कहीं बर्फ की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की पहाड़ी वादियों की है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम समेत उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर की कई दूसरी ऊंचाई वाली जगहों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। इस ताज़ा बर्फबारी से रास्तों से लेकर पेड़ पौधे, घर, सब कुछ जैसे सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आने लगे। बर्फबारी की वजह से जहां कश्मीर की वादियों की खूबसूरती और निखरी नजर आने लगी, तो बर्फबारी के बीच ही इंसानियत की मिसाल भी देखने को मिली। कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी इलाके में जमी बर्फ की मोटी परतों और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना यहां एक बार फिर मदद के लिए सामने आई। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ऑपरेशन चलाते हुए 26 साल की एक महिला को गांव से निकालकर इलाज के लिए पहुंचाया। भारी बर्फबारी के बीच से कुपवाड़ा जिले के करना इलाके के जबड़ी बिजलधार गांव के सभी रास्ते बंद पड़े थे, जहां से एक गर्भवती महिला को निकालकर उसे इलाज के लिए ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सेना ने इस चुनौती को स्वीकारा और जवान मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर कई किलोमीटर तक जमा भारी बर्फ के बीच पैदल चलकर सुरक्षित स्थान तक ले गए। लोकल मदद से महिला को स्ट्रेचर पर सेना के जवान करीब 7 किलोमीटर दूर सबसे पास की आर्मी पोस्ट तक ले गए, जहां उसे तुरंत मेडिकल मदद दी गई और फिर एसडीएच तंगधार में शिफ्ट किया गया। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।